गुड मॉर्निंग। फिर से आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। स्पेशली ये जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनका स्ट्रीम आर्ट्स है उनके लिए है, और सीबीएसई या जैक बोर्ड से हैं। सीबीएसई में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली ये बनाया जा रहा है। सेकेंड चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने मौर्यन सोर्सेस, महाजनपद, 6th सेंचुरी के जो लैंडमार्क्स हैं, प्रमुख बिंदु हैं जिसने 6ठी शताब्दी को एक नया मोड़ दिया है, वो परिवर्तन है, उसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे लैंड ग्रांट्स, भूमिदान के बारे में। 6th सेंचुरी का एक अभी एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट्स है, मुख्य बदलाव है। लैंड ग्रांट्स या भूमिदान को इस रूप में हम समझ सकते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशंस को स्थायी रखने के लिए ये लैंड ग्रांट्स या भूमिदान बहुत बड़ा सोर्स की भूमिका निभाता है। इतिहासकारों ने जिस तरह से अभिलेख, सिक्के को महत्व दिया है, वैसे ही भूमिदान को भी महत्व दिया गया है। भूमिदान कई प्रकार से होते थे, चाहे वो किसी संघ के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा किसी मंदिर तैयार करने के लिए या संचालन के लिए कोई लैंड दान दिया गया हो, तो दानात्मक एक तरह से भूमिदान हमें दिखाई देता है। दूसरा है भूमिदान हम यह भी देखते हैं जिससे हमें जो इस प्रकार से भी कोई युद्ध यदि किसी ने जीता तो उस उपलक्ष्य में भी वो भूमिदान करता था, या अपने ऑफिसर्स के बीच भी भूमिदान करता था। किसी भी रूप में हमको दिखाई देता है। भूमिदान के जो उल्लेख हैं वो सातवाहन काल में हमें मिलते हैं। बाद में प्रभावती गुप्ता का भूमिदान विशेष भूमिका निभाता है इतिहास में, जिसमें उत्तराधिकार के बारे में चर्चा की गई है, संपत्ति के बारे में चर्चा की गई है, कैसे महिला को पहली बार राजा बनाया गया, उसे शासन का बागडोर दिया गया, इसकी चर्चा हमें इसमें मिलती है। भूमिदान होने से सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिला है सोसाइटी को या इतिहास को, वो पहला एडवांटेज यही है कि जो जिससे भी भूमिदान दिया जाता था, चाहे राजा के द्वारा हो, व्यापारियों के द्वारा हो, संघ के द्वारा हो, वो अधिक से अधिक उसमें कृषि युक्त भूमि कैसे बनाई जा सकती है, कैसे खेती का विस्तार किया जा सकता है, कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, इस पर फोकस करके उसको यूज़ के लायक बनाता था उस लैंड को, पहला। दूसरा जो एडवांटेज हम देखते हैं कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ है। जिसके पास लैंड ज़्यादा चला गया वो बाद में अपने आप को पावरफुल मानने लगा, और फिर राजा के पैनल में रह करके वो खड़ा हो गया, वही एक तरह से सामंत का रूप वो लेने लगा। तीसरा जो एडवांटेज हम देखते हैं कि भूमिदान से हमें जो दिखाई देता है कि इसमें हम देख पाते हैं कि भूमिदान जो की गई है उसमें कई प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है, चाहे वो बढ़ई हो, कुम्भकार हो, लोहकार हो, मछुआरा हो, पशुपालक हो। डिफरेंट जो व्यवसाय अपनाए गए थे या उसका इजाद किया गया था, उन व्यवसायों का एक सूची हमें भूमिदान में मिल जाती है। तो ये सारे एडवांटेज हैं। इसका एक कमज़ोर पक्ष भी है कि भूमिदान होने से 7th सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में सामंतों का उदय हो गया, जो राजा के लिए एक चुनौती खड़ा करने लगा। दूसरी बात यह भी देखते हैं कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने से एक ही राज्य में जो कभी कॉम्बाइंड किसी राजा के अंडर में था, वो अब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, चाहे नॉर्थ हो इंडिया हो, चाहे साउथ इंडिया हो, कई टुकड़ों में वो बट गया। और ये क्षेत्रीय शक्तियाँ बाद में जो मजबूत शासक हैं उनके लिए उन्होंने एक चुनौती पेश किया। भूमिदान के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि 6th सेंचुरी के जो टाउन्स हैं वो क्या मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, टाउन्स का क्या रोल है, उसका व्यापार से क्या संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या संबंध है। टाउन इस समय हम जनरली देख रहे हैं कि जो महाजनपद के जो राजधानी है
वही एक मेजर रोल निभा रहे हैं, चाहे वो पाटलिपुत्र हो, श्रावस्ती हो, कौशाम्बी हो, मथुरा हो, बनारस हो, तक्षशिला हो। ये मेजर जो प्रमुख जो राजधानियां हैं महाजनपद की, वही टाउन्स के रूप में उभर रहे हैं। सेकेंड रिवोल्यूशन हो रहा है, नगरों में क्रांतियां हो रही हैं और सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, सर्विसेज का विस्तार हो रहा है, नए नए कार्यों के लिए, नए नए प्रसिद्धियों के लिए नगर फेमस हो रहा है। कोई एजुकेशन का सेंटर है, कोई उद्योग का सेंटर है, कोई व्यापार का सेंटर है। तो इस रूप में हम नगर को देख रहे हैं। नगरों की वैरायटीज़ की जब बात करते हैं तो हम यह भी पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी कुछ सेंटर्स के रूप में नगर उभर रहे हैं, चाहे स्थल मार्ग का कोई नगर हो या फिर कोस्ट जो तटीय क्षेत्र है वहाँ का कोई नगर हो, बंदरगाह बन गया हो, जैसे पुहार वगैरह का जिक्र मिलता है। इस समय व्यापार मध्य एशिया से शुरू हो गया था, मध्य एशिया से, रोम से, चाइना से, पश्चिम एशिया से। तो उस व्यापार को सुलभ बनाने में कुछ नगरों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जो क्वाइंस वगैरह जो विदेशी मिलते हैं उससे पता चल पाता है कि ये नगर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख रोल निभाते थे। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि नगर कल्चरल सेंटर्स के रूप में डेवलप हो रहे हैं। नगर कल्चरल सेंटर के रूप में इस तरह से कि बौद्ध और जैन का ये दौर था, तो गौतम बुद्ध का जो प्रभाव क्षेत्र है, श्रावस्ती, कौशाम्बी, ये सब रहा है, राजगृह वगैरह रहा है। तो कल्चरल सेंटर्स के रूप में नगर इमर्ज करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी होने के बाद ये नगर स्पेशली संपन्न भी हो गए। यदि यहाँ के जीवन शैली को हम नगर का देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये संपन्न जीवन शैली इनकी हो गई। संघ छोटे छोटे बन गए, व्यापारियों के संघ बन गए, जिसे श्रेणी कहा गया। शिल्पकार यहीं रह रहा है, मेटल वर्क आसानी से यहाँ हो रहा है। मेटल वर्क कहने का मतलब है कि सिक्के का बनाया जाना या ज्वेलरी वगैरह तैयार करना या अलग अलग प्रकार के मृदभांड जो बनाए जाते थे, इस समय काले रंग का इस्तेमाल होना शुरू किया था। तो वो सब चीज़ें भी हमको यहाँ शहर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर इस समय के जो नगर हैं वो विशेष तौर पर हम देख रहे हैं कि नगरों का अपना एक नेचर भी दिखाई दे रहा है। उन नगरों में जो सबसे फेमस वो पाटलिपुत्र नगर हमको मिल रहा है। क्वाइंस की जहाँ तक हम बात करेंगे कि क्वाइंस का क्या रोल प्ले रहा है इंडियन हिस्ट्री में 6th सेंचुरी में, तो क्वाइंस एक जो डिफरेंट टाइप्स के आप क्वाइंस का फिगर देखते हैं, आपको समझ में आता होगा कि क्वाइंस को राजा ने अपने प्रचार के लिए, अपने लोकप्रियता के लिए उसका यूज़ किया है। अपने नाम उसमें दर्ज करवाना या कोई विशेष प्रसिद्धि रही है तो उसको दर्ज करवाना, किसी देवी देवता को मानता है तो उसका साइन उसमें यूज़ करना, किसी बड़े युद्ध को उसने जीता है तो वो उपाधि उसमें यूज़ करना, जैसे गुप्त काल के शासकों ने ये काम किया था। इंडो ग्रीक के द्वारा पहली बार यहाँ सिक्का चलाया गया, सोना का सिक्का चलाया गया, फिर चांदी का सिक्का चलाया गया। कुषाण के टाइम में बहुत डेवलप हुआ। सिक्कों में उसने देवपुत्र लिखवाना शुरू किया, जो चाइनीज शासकों से मोटिवेटेड था, प्रेरित था। तो उपाधियों का भी जिक्र सिक्कों में मिलता है। सिक्के एक तरह से हमें इकोनॉमी को समझने में भी मदद करता है कि इकोनॉमी का स्टेटस क्या है। यदि सोने के सिक्के प्रचलित हो रहे हैं तो इकोनॉमी बहुत अच्छी है। यदि किसी अन्य धातु के मिल रहे हैं, बाद में कालांतर में चेंज हो गया है, तो उससे भी हम इकोनॉमिकल जो चेंजिंग हो रहा है उसको हम समझ पाते हैं। सिक्के ये रोल निभाते हैं। सबसे ज़्यादा सिक्के जो है हम देखते हैं कि गुप्त काल में शुद्ध जो सिक्के हैं सोने का वो चलाया गया, सर्वाधिक सिक्के। कुषाण काल में तांबा का सिक्के चलाया गया। कुषाण काल में ही सोना का सिक्के इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार। तो बाहरी जो लोग भारत में आए, बाहरी जो शक्तियाँ भारत में, उन्होंने अपने साथ सिक्के को लाया और वही सिक्के बाद में एक तरह से इकोनॉमी को बूस्ट किया, इकोनॉमी को मजबूत बनाया। कह सकते हैं बार्टर सिस्टम के बजाय जो लेन देन का प्रणाली था उसको छोड़ करके अब एक स्टैंडर्ड, एक मानक तय कर दिया गया व्यापार के लिए, उसमें उस सिक्के का बहुत बड़ा रोल होने लगा।
अभिलेख की जहाँ तक बात करते हैं तो हम पाते हैं कि अभिलेख जो पत्थरों पर लिखा गया, सरफेस पे लिखा गया, पिलर पे लिखा गया, दीवार पर लिखा गया, जो हमको जानकारियाँ मिलती हैं, उसे अभिलेख कहा गया है। अशोक के अभिलेख के बारे में चर्चा भी हम लोग किए हैं, कैसे कई प्रकार के 14 अभिलेख उसके मिलते हैं, जिसमें टोटली वो अपने धर्म के बारे में, युद्ध के बारे में, अधिकारियों के बारे में, सबका वो उसमें जिक्र करता है, उसमें नामोल्लेख करता है। अभिलेख का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यह है, उसका फीचर्स यह है कि अभिलेख हमें एक अस्थायी जानकारी देता है। अभिलेख से हमें डेट का निर्धारण करने में सुविधा होती है। अभिलेख से हमें किसी राज्य की सीमा का ज्ञान करने में भी मदद मिलता है कि किसी राज्य की सीमा कहाँ तक है, ये दूर दराज तक क्षेत्र तक है, कोई अभिलेख मिला है उस किसी राजा का, तो उससे हम जान पाएंगे कि वहाँ तक इसका सीमा विस्तार था। जैसे अशोक का ही सुदूर दक्षिण तक मास्की वगैरह से वहाँ तक भी मिला था, या अफगानिस्तान वगैरह से भी मिला था, तो उससे सीमा तय करने में हमको मदद मिलता है अभिलेख से। अभिलेख एक तरह से हमें जानकारी यह भी देता है कि जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं या कुछ एक्सपेंशन किए गए हैं, खर्च किए गए हैं, तो उसकी जानकारी भी हमको अभिलेख से मिल जाती है। इसकी सीमाएं क्या हैं, इम्प्लीकेशंस क्या है, इसकी सीमाएं देखते हैं कि कभी भी अभिलेख में जनरल जो आम जीवन शैली है उसकी चर्चा नहीं होती है, किसानों की जीवन शैली की चर्चा नहीं होती है। तो एक यहाँ पे एक उसकी सीमाएं देखी जा सकती है कि कभी भी सामान्य लोगों की बातें उसमें नहीं होती है। दूसरी बात है, अभिलेख को यूज़ करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अतिशयोक्ति का इसमें उपयोग होता है। वो हम देखते हैं बढ़ा चढ़ा करके ज्ञान, बढ़ा चढ़ा कर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। सेना की संख्या दी 1 लाख है तो उसे 10 लाख बता दिया गया, या कम शासक है तो भी उसे उसका महिमा बढ़ा चढ़ा करके बोला गया कि बहुत शक्तिशाली था, इंद्र के समान था, वरुण के समान था। इस टाइप से चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके बताई जाती है। उसमें एक ही युद्ध के बारे में 2 अलग राजा अभिलेख लिखवाया है तो अलग अलग दावा वो करेगा जीतने का, तो ये सब भी चैलेंजेबल होता है। अभिलेख का जो लैंग्वेज होता है वो एंशिएंट पीरियड का होता है, जो टूटा फूटा होता है, जिसे जोड़ करके समझना बड़ा चैलेंज होता है। अभिलेख हमेशा अचीवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करता है, नेगेटिव चीज़ों पे बहुत कम फोकस किया है। असफलताओं का जिक्र अभिलेख में बहुत कम मिलता है। तो ये सब भी हैं चीज़ें जो सावधानियां हमें अभिलेख को पढ़ते समय बरतनी चाहिए। हिस्टोरियंस अभिलेख का यूज इस तरह से करते हैं, इसी तरह से वो यूज़ करके इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। अशोक के अभिलेख की जहाँ तक बात करेंगे तो जेम्स प्रिंसेप ने जब ये कोशिश किया तो अभिलेख को समझते समय, उसके लैंग्वेज को समझते समय, उसकी लिपि को समझते समय तुलना किया जाता है। जैसे ब्राह्मी लिपि का जब मीनिंग निकालना शुरू किया गया तो उसे जो ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि निकली है, तो तमिल से, बांग्ला से उसको कोरिलेट किया गया, उसको जोड़ा गया, उसके अक्षर के बनावट को देखा गया, तब उससे मीनिंग निकाला गया। वैसे ही खरोष्ठी लिपि का जब स्टडी किया गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, तो जो रोमन शासक हैं अपोलोडोटस, उससे जोड़ा गया, उसका जो अ है उससे सिमिलरिटीज़ देखा गया, तब मीनिंग फिर निकाला गया कि इसका यह मतलब है। तो सिमिलरिटीज़ होने से ही संभव होता है। और जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में अभिलेखों का मतलब निकाला, अशोक के अभिलेखों का मतलब निकाला। पहली बार अभिलेख अशोक के समय में ही लिखे गए हैं और उसके द्वारा ही अभिलेखों के माध्यम से प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना या ऑर्डर पास करके दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाना, ये सब काम किया गया है। तो अभिलेख का इतना बड़ा रोल है। अभिलेख के स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो ये सब याद रखना है। इम्पोर्टेंट अभिलेख में रुद्रदामन का अभिलेख, आप हाथी गुम्फा अभिलेख आप याद रख सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो हरिसेन ने लिखवाया था समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है हमें, जिसमें उसकी तुलना नहीं कहेंगे, एक तरह से उसकी प्रशंसा में इंद्र वरुण के समान उसे दिखाया गया है। अशोक के अभिलेख में देवानाम प्रियदर्शी शब्द उल्लेख मिलता है, जो उसकी प्रशंसा गद्योतक है। तो तमाम ऐसे जो चीज़ें हैं वो अभिलेख के माध्यम से इतिहासकार क्लियर करते हैं। अभिलेख के द्वारा ही हम साम्राज्य में होने वाले सुधार को, परिवर्तन को,
युद्ध पर निर्णय को समझ पाते हैं। तबलीग का इतना बड़ा रोल है। तो इस तरह से टोटली ये सब्जेक्ट का हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का 12th क्लास का, वो हमने समाप्त किया। धन्यवाद।